हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भ्रूण का परिवर्धन, बीज का बनना, फल का बनना, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है भ्रूण का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सभी एक बीजपत्री पादपों और द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन लगभग समान होता है और सभी पादपों में भ्रूण का विकास द्विगुणित जायगोट से होता है। जो द्विगुणित जायगोट है वो आगे जाकर विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से नन्हा पादप बनता है और नन्हे पादप से परिपक्व पादप का निर्माण होता है। हम यहाँ द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्धन को पढ़ेंगे। जो भ्रूण होता है वो जायगोट से विकसित होता है यानी कि युग्मनज से विकसित होता है। तो सबसे पहले जो युग्मनज होता है वो एक अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होता है यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन से विभाजित होता है और दो सेल्स बनती है। पहली सेल निलंबक कोशिका कहलाती है यानी कि सस्पेंशर सेल, और दूसरी भ्रूणीय कोशिका यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। इसको चैप्टर बेटा जो है वो पहले वाला ही है और आज इसमें चैप्टर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन स्टार्ट करेंगे। आज वही वाला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब जो भ्रूणीय कोशिका है इसको हम इसलिए भ्रूणीय कोशिका कहते हैं क्योंकि आगे जाकर ये भ्रूण का निर्माण करता है और ये आगे जाकर निलंबक यानी कि सस्पेंशर का निर्माण करती है। इसीलिए इसको निलंबक कोशिका कहते हैं और इसको भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। इसका मतलब कि ये वाली सेल जो निलंबक कोशिका है ये भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती और ये 8 से 10 कोशिका वाला सस्पेंशर यानी कि निलंबक बनाती है। और निलंबक का हमेशा एक ही काम होता है कि वो विकसित हो रहे भ्रूण को जो न्यूट्रिटिव यानी कि पोषक पदार्थों से भरा ऊतक होता है उसके अंदर उसको धकेलती है जिससे विकसित हो रहे भ्रूण को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण मिल सके। अब जो ये निलंबक कोशिका है ये अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होती है और 8 से 10 सेल का सस्पेंशर यानी कि निलंबक बनाती है। ये निलंबक कहलाता है। और जो भ्रूणीय कोशिका है अब वो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल विभाजन से विभाजित होती है और पहले ये 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल और 16 से आगे विभाजित होती है यानी कि ये 2, 4, 6, 8 कोशिकीय संरचना बनाती है। और ये 8 कोशिकीय संरचना सबसे पहले जो 2 सेल स्ट्रक्चर बनती है ये, इसके बाद ये 4 सेल स्ट्रक्चर बनती है, उसके बाद फिर ये 8 सेल स्ट्रक्चर बनती है और 8 से फिर ये 16 सेल स्ट्रक्चर बनती है। और जो ये 16 सेल स्ट्रक्चर जो होती है यानी कि 16 कोशिका वाली जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो यानी कि गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण अब आगे जाकर हृदयकार यानी कि हार्ट शेप्ड भ्रूण बनाती है और इसके बाद अब ये परिपक्व भ्रूण बनाएगी। ये बीजपत्र बनते हैं इसमें और ये छोटा सा एम्ब्रियो होता है। बीजपत्र किसी भी पादप के
भ्रूण विकास के दौरान बनने वाली प्रथम पत्तियां यानी कि लीव्स होती हैं, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जिन पादपों के भ्रूण के निर्माण के दौरान दो बीजपत्र बनते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं, यानी कि डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं, जैसे मैंगो, नीम और जो आसपास आपके प्लांट्स दिखाई देते हैं। जबकि वे पादप जिनके भ्रूण विकास के दौरान एक बीजपत्र बनता है उन्हें हम मोनोकोटिलिडन्स यानी कि शॉर्ट में मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे वीट, राइस, मेज यानी कि गेहूं, मक्का आदि जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं यानी कि एक बीजपत्री होते हैं। तो सबसे पहले जो भ्रूणीय कोशिका है वो 1 से 2 कोशिका बनाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनाती है, और फिर वो पहले जो इतना हिस्सा होता है वो कहलाता है प्राक भ्रूण यानी कि प्रो एम्ब्रियो, और उसके आगे फिर गोलाकार, गोलाकार के बाद हृदयाकार, हृदयाकार के बाद फिर परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम इस परिपक्व भ्रूण के पढ़ने के बाद हम जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि एक द्विबीजपत्री एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के सचित्र वर्णन कीजिए। अब एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण के संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए या उसके बारे में समझाइए, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम पहले द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उसकी संरचना पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक बीजपत्री की पढ़ेंगे। अब जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसमें सबसे पहले एक भ्रूणीय अक्ष होता है, इसे हम बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसका नाम होता है टाइगैलम। भ्रूणीय अक्ष को क्या बोलते हैं? टाइगैलम कहते हैं। इसके बाद इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, ये 2 बीजपत्र होते हैं, और जहां पर जिस पॉइंट से भ्रूणीय अक्ष के जिस बिंदु से ये बीजपत्र लगे होते हैं उससे ऊपर का जो भाग होता है भ्रूणीय अक्ष का उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक। जबकि इसके नीचे का जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो वर्ड कम के लिए या नीचे के लिए लगाते हैं, इसलिए हाइपो माने नीचे, किसके नीचे है? कोटिलिडन के, जहां पर वो पॉइंट अटैचमेंट है, जहां वो जुड़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं बीज पत्राधार। इसका जो भ्रूणीय अक्ष का एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम बोलते हैं प्रांकुर यानी कि प्लम्यूल, और इसका जो टिप होती है, इसका जो शीर्ष भाग होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल यानी कि मूलांकुर। याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है? रेसे रूट और रेसे रेडिकल, यानी कि रेडिकल यानी कि मूलांकुर जो होता है वो रूट यानी कि जड़ों का निर्माण करता है, जबकि प्रांकुर से प्ररोह तंत्र बनता है यानी कि शूट सिस्टम बनता है। जो रूट रेडिकल से डेवलप होती हैं हम उन्हें टैप रूट कहते हैं यानी कि मूसला जड़ें कहते हैं, और जो रूट, जो जड़ें इस रेडिकल के अलावा, इस मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भी भाग से विकसित होती है हम उन्हें अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसकी संरचना में एक अक्ष होता है जिसे हम भ्रूणीय अक्ष यानी कि टाइगैलम कहते हैं। इसमें 2 बीजपत्र होते हैं
बीज पत्र के अटैचमेंट साइट पे, जहां पर वो भ्रूणीय अक्ष से जुड़ा हुआ होते हैं कोटिलिडन, उससे ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक कहलाता है, जबकि कोटिलिडन के जहां पर वो जुड़ा हुआ होता है उस बिंदु से नीचे का जो अक्ष का भाग होता है उसे हम हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधार बोलते हैं। इसका जो शीर्ष भाग होता है एपिकोटाइल का वो प्रांकुर यानी कि प्लम्यूल कहलाता है, और इसका जो शीर्ष भाग होता है वो रेडिकल यानी कि मूलांकुर कहलाता है। रेडिकल यानी कि मूलांकुर से जड़ यानी कि रूट्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, जबकि इस प्रांकुर से प्ररोहतंत्र यानी कि शूट सिस्टम का निर्माण होता है। और शूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कि प्ररोहतंत्र का मतलब क्या होता है, स्टेम यानी कि तना और तने से संबंधित जितनी भी संरचनाएं वायवीय भाग में उपस्थित होती हैं, जैसे तने के साथ ब्रांचेस शाखाएं उपस्थित होती है तनों पर, फल प्राप्त होते हैं, फ्रूट्स, और जितनी भी पार्ट्स उस तने पर लगे हुए होते हैं उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं प्ररोहतंत्र यानी कि शूट सिस्टम। इसी के साथ जो मोनोकोट का जो भ्रूण होता है यानी कि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उसमें भ्रूण लगभग समान होता है इसके, लेकिन बस उसमें अंतर क्या होता है कि इसमें एक जो एक्सिस होता है भ्रूणीय अक्ष वो समान होता है, लेकिन इसमें एक शील्ड के आकार का कोटिलिडन यानी कि बीजपत्र होता है, इसे हम कोटिलिडन बोलते हैं। तो इसमें एक शील्ड के आकार का एक ही बीजपत्र होता है, कोटिलिडन होता है, जिसे हम स्कुटुलम बोलते हैं, इसे वरुथिका बोलते हैं, और बाकी संरचनाएं लगभग समान होती है कि जहां पर ये अटैचमेंट है इससे ऊपर का पार्ट वही एपिकोटाइल कहलाता है, इसके नीचे का पार्ट वही हाइपोकोटाइल कहलाता है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट यही प्लम्यूल कहलाता है, और ये वाला पार्ट जो होता है वो रेडिकल कहलाता है। लेकिन इसमें दो अंतर दिखाई देते हैं। तो इसमें दो अंतर क्या है कि इसके ऊपर यहां पर भी एक सुरक्षात्मक कवरिंग होती है और यहां पर भी एक सुरक्षात्मक कवरिंग होती है। जो रूट के बनाने वाले रेडिकल के ऊपर सुरक्षात्मक कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं कोलियोटाइल, कोलियोराइजा, क्योंकि राइजा वर्ड रूट के लिए लगाते हैं इसलिए इसका नाम है कोलियोराइजा। और जो स्टेम बनाने वाले पार्ट यानी कि प्लम्यूल के ऊपर कवरिंग होती है, प्रांकुर के ऊपर कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं कोलियोटाइल। हिंदी में भी इसको कोलियोटाइल बोल देते हैं और कोलियोराइजा बोल देते हैं। तो दूसरा अंतर क्या है कि इसमें दो कोटिलिडन थे, इसमें एक कोटिलिडन है जो लार्ज होता है, बड़ा होता है, शील्ड के आकार का होता है, जिसे हम स्कुटुलम बोलते हैं या वरुथिका बोलते हैं। बाकी सभी संरचनाएं इसमें समान होती हैं। अब इसके बाद हमें बीज पढ़ना है यानी कि सीड पढ़ना है। सीड की जो डेफिनेशन है, सीड की जो परिभाषा है, अब जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद पादप के मादा जनन अंग में 4 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 बीजांड यानी कि ओव्यूल्स, सीड यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा अंडाशय यानी कि ओवेरी फल में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा जो बीजांड के अध्यावरण यानी कि जो इंटेग्यूमेंट्स कहलाते हैं, जो बीजांड के ऊपर कवरिंग होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं बीज कवच यानी कि सीड कोट में। और चौथा जो अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की जो वाल है, वो कन्वर्ट हो जाती है फल भित्ति में, और फल भित्ति का जो नाम होता है वो होता है पेरिकार्प। तो निषेचन के बाद 4 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। बीजांड परिवर्तित हो जाते हैं बीज में, अंडाशय परिवर्तित हो जाते हैं फल में यानी कि फ्रूट में,
बीज के अध्यावरण कन्वर्ट हो जाते हैं बीज कवच में यानी कि सीड कोट में, और अंडाशय की भित्ति कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है फल भित्ति में यानी कि पेरिकार्प में। तो इसीलिए जो यहां पर अब डेफिनेशन बनेगी, परिभाषा बनेगी बीज की, वो क्या बनेगी? बीज निषेचित या परिपक्व बीजांड होते हैं। तो बीजांड जब परिपक्व हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? बीज कहते हैं। अब जो बीज होता है एक, उस बीज में मुख्यतः 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक बीज कवच, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। दूसरा भ्रूण, और तीसरा भ्रूण पोष, यानी कि सीड कोट, बीज कवच, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। सामान्यतः जो बीज कवच होता है उसमें 2 स्तर होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं। एक बाह्य बीज कवच और दूसरा अंतः बीज कवच, यानी कि जो बाहर वाला है बाह्य बीज कवच और जो अंदर वाला है वो अंतः बीज कवच। इसको बोलते हैं टेस्टा और इसको बोलते हैं टैगमेन। भ्रूण की संरचना अभी हमने पढ़ी है। तो जब हम बीज की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर जो संरचना दिखाई दे रही है ये भ्रूण है, और भ्रूण के साथ यहां पर इसके ऊपर कवरिंग होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये हो गया भ्रूण पूरा, और इसके बाद यहां पर एंडोस्पर्म होगा यानी कि भ्रूण पोष। तो ये संरचनाएं एक बीज में होंगी कि बाहर की तरफ ये हो गई टेस्टा यानी कि बाह्य बीज कवच, ये हो गई टैगमेन यानी कि अंतः बीज कवच, और इसके अंदर की तरफ ये भ्रूण हो गया पूरा, और भ्रूण के साथ यहां पर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बनता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, तो अनेक परिवर्तन होते हैं। तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं, तो जो मेन परिवर्तन है वो क्या है कि जो कंप्लीट बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो बीजांड की जो अध्यावरण होते हैं यानी कि जो उसके इंटीगुमेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? उसकी भित्ति में यानी कि बीज कवच में। अब इसके बाद जो और बीजांड होता है उस बीजांड के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है भ्रूण कोश। और जो बीजांड होता है उस बीजांड में संरचनाएं जो मेन होती है वो क्या होती है कि बीजांड एक स्टाक से लगा हुआ होता है, एक वृंत से लगा होता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। जहां पर वो अटैच होता है इसे हम बोलते हैं हाइलम यानी कि वृंतक। इसके बाद ये होता है भ्रूणपोष, और जो इसका सारा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, जो इसका ये वाला मेन भाग होता है इसे हम बोलते हैं बीजांड काय यानी कि न्यूसिलस। ये इसमें एक छिद्र होता है, इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल।
इसके बाद जो ये वाला भाग होता है वो कहलाता है कैलेजा। अब जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो सीड के फॉर्मेशन यानी कि बीज के बनते समय अब यहां पर जो सेल्स होती हैं ये कहलाती हैं सहायक कोशिका। ये होती है अंड कोशिका। यहां पर दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो केंद्रक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। यहां पर 3 सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। अब जब ये पूरा बीजांड काय में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें कुछ जो परिवर्तन होते हैं, जो ये माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, ये सेम रहता है, यानी कि ये बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। हिलम यानी कि वृंतक ये भी सेम रहता है और इस बीजांड द्वार से सीड के अंदर जल का प्रवेश होता है। जो अंड कोशिका है वो निषेचन के बाद काय में कन्वर्ट हो जाती है, युग्मनज में, और युग्मनज आगे जाकर काय में कन्वर्ट हो जाता है भ्रूण में। और जो ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं। बीजांडकाय सामान्यतः नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों जैसे काली मिर्च और चुकंदर आदि में ये जो न्यूसिलस है, बीजांडकाय है, ये एक पतली लेयर के रूप में, एक पतले स्तर के रूप में रह जाता है और इसके अंदर पोषक पदार्थ भरे होते हैं और ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो आपसे वो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि आप पेरिस्पर्म से आप क्या समझते हो। तो जो बीजांडकाय जब उसमें कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में। तो पेरिस्पर्म क्या है, काली मिर्च और चुकंदर आदि पादपों में जो ये न्यूसिलस है यानी कि बीजांडकाय है, जो शेष रह जाता है वो एक पोषक स्तर बना लेता है, एक पतली लेयर बना लेता है पोषक की, पोषक ऊतकों की या पोषक सेल्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म का काम क्या होता है, विकसित हो रहे भ्रूण के पोषण में सहायता करना है। तो आपसे वो पूछ सकता है कि पेरिस्पर्म किसे कहते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या होता है कि जो सामान्यतः बीजांडकाय नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों जैसे काली मिर्च और चुकंदर आदि में ये जो बीजांडकाय होता है वो नष्ट नहीं होता और एक पतली पोषक लेयर के रूप में शेष बचा रह जाता है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और ये पेरिस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। इसके बाद जो ध्रुवीय केंद्रक है ये क्या बना लेते हैं, पहले बनाते हैं तीव्रगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और ये भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो ये प्रमुख परिवर्तन है जो बीज के निर्माण के समय होते हैं कि फ्यूनिकल जो होता है वो फ्यूनिकल ही रहता है, वो हाइलम जो होता है वो हाइलम ही रहता है, वृंतक माइक्रोपाइल ही रहता है यानी कि बीजांड द्वार ही रहता है। सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। जो एग सेल है, अंड कोशिका है, वो युग्मनज के से पहले युग्मनज बनता है और फिर भ्रूण बन जाता है। ध्रुवीय केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, वो आगे जाकर भ्रूणपोष बनाता है। प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और बीजांडकाय भी नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों में शेष रह जाता है और शेष रहने के बाद वो पेरिस्पर्म बनाता है। पेरिस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फल। अब हमने क्या पढ़ा कि निषेचन के बाद ये 4 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो उसमें अंडाशय की जो आगे जाकर अंडाशय जो होता है वो फल बनाता है। तो अंडाशय
के परिपक्व अवस्था को हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। तो अंडाशय क्या बना लेगा? फल बना लेगा। तो परिपक्व यानी कि मैच्योर अंडाशय यानी कि ओवरी को हम क्या बोलते हैं? फल में होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पश्चात अंडाशय परिपक्व हो जाता है एक संरचना में, और इस संरचना को क्या बोलते हैं? हम फल कहते हैं। और फल की जो भित्ति होती है, यानी कि जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, तो जो अंडाशय की भित्ति होती है ओवरी की जो वाल है वो कन्वर्ट हो जाती है फल भित्ति में। फल भित्ति का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प सामान्यतः 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प और अंदर वाली एंडोकार्प। इसको हम हिंदी में ऐसी एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प लिख देते हैं। फल का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है कि फल के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं और बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली जो भ्रूण जो पादप का निर्माण करेगा उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि जो फल होते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं, वो बीज की सुरक्षा करते हैं, और बीज जो होते हैं उसके अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, और वो एम्ब्रियो की सुरक्षा करता है। इसलिए ये इनडायरेक्टली पादप के निर्माण के लिए जो बनने वाला भ्रूण है उसकी सुरक्षा करता है, नन्हे पादप की सुरक्षा करता है, क्योंकि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो सीड के अंदर एक नन्हे पादप के रूप में उपस्थित होता है, टाइनी प्लांट के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद जो फल है, अनेक फल मनुष्य और अन्य जंतुओं के द्वारा खाए जाते हैं, और फल जो होते हैं वो डिस्पर्सल यानी कि वितरण में भी सहायता करते हैं। अनेक जीव जंतु फलों को खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। अब जो फल होते हैं हमारे यहां वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स। दूसरे होते हैं कूट फल यानी कि सूडियो फ्रूट्स। और तीसरे होते हैं अनिषेक फल यानी कि पारथीनो कार्पिक फ्रूट्स। सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स का मतलब क्या है? एक ऐसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय यानी कि ओवरी से होता है, यानी कि एक ऐसा फल जिसके निर्माण में केवल ओवरी यानी कि अंडाशय ही भाग लेता है, पुष्प के अन्य भाग नहीं लेते। पुष्प के जो अन्य पार्ट्स हैं वो इस फल के निर्माण में भाग नहीं लेते। तो ऐसा फल सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। यानी कि ट्रू फ्रूट्स का मतलब क्या है कि जिसके निर्माण में केवल क्या होगा? केवल अंडाशय। जिसके निर्माण में केवल अंडाशय यानी कि ओवरी यूज होगी वो क्या कहलाएंगे? सत्य फल। जैसे आम है, और जो बाकी अधिकांश फल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके निर्माण में वो यूज होते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कहीं कहीं सेपल, कहीं कहीं पर थैलेमस, कहीं पर कोई और पार्ट। तो जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो सेब यानी कि एप्पल और नाशपाती यानी कि पियर आदि है। तो सेब में जो मुख्य फ्रूट का जो भाग हम खाते हैं वो वास्तव में क्या होता है? पुष्पाशन होता है, यानी कि थैलेमस होता है।
और जो बीच वाला पार्ट, जो सीडेड पार्ट होता है, बीज वाला पार्ट होता है, वो ओवरी से बना होता है। तो इसके निर्माण में ओवरी के साथ साथ जब अन्य पार्ट्स भी भाग लेते हैं तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? कूट फल कहलाते हैं, सूडियो फ्रूट्स कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सेब, नाशपाती जैसे। इनके निर्माण में ओवरी के साथ साथ पुष्पाशन यानी कि थैलेमस भी भाग लेता है। तीसरे होते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल का मतलब क्या है कि कभी कभी नॉर्मली क्या होता है कि निषेचन के बाद फ्रूट्स का निर्माण के दौरान अंडाशय फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी निषेचन के बिना यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो अंडाशय है यानी कि ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे फल जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बिना यानी कि निषेचन के बिना जो अंडाशय है, तो इसमें क्या होगा कि अंडाशय कन्वर्ट होगा फल में, लेकिन कैसे? बिना निषेचन के। तो ऐसे फल जिसमें अंडाशय फल में परिवर्तित होता है लेकिन बिना निषेचन के होता है, ऐसे फल को बोलते हैं हम अनिषेक फल। और इस घटना को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। आजकल वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स की सहायता से बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अंडाशयों से फल यानी कि फ्रूट्स का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार की पार्थिनोकार्पी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी यानी कि प्रेरित अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन का मतलब क्या है कि बिना निषेचन के अंडाशय से फल के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं अनिषेक फल। और इसमें अंडाशय फल में परिवर्तित होता है बिना निषेचन के, और जब हम इसे हार्मोन की सहायता से प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं इंड्यूस यानी कि प्रेरित पार्थिनोकार्पी। इसके जो इस प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो सेम नेचुरल होते हैं, नेचुरल फ्रूट्स के समान होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक फल है उनके समान होते हैं। बस इनमें एक ही अंतर होता है कि ये सीड लेस होते हैं, अर्थात इनमें बीज नहीं होते। वो आपसे ये पूछ सकता है कि अनिषेक फल क्या होते हैं, इनका एक प्रमुख लक्षण बताइए। तो इसका प्रमुख लक्षण यही है कि ये एक अंडाशय से बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जो अंडाशय है वो बिना निषेचन के फल में परिवर्तित होता है। लेकिन ये फल सामान्य फलों की तरह होते हैं, लेकिन इनमें बीज नहीं होते हैं। इसीलिए ये ऐसे प्लांट्स में नहीं हो सकता जिनमें बीज खाने योग्य पार्ट है, जैसे अनार। अनारों में हम सीड्स खाते हैं, सीड कोट खाते हैं, इसीलिए उसके अंदर ये अनिषेक फलन नहीं हो सकता, यानी कि उनमें अनिषेक फल नहीं बन सकते। लेकिन जिनमें हम फ्रूट खाते हैं उनमें ये आसानी से बन जाता है। और जो इसके एग्जाम्पल है वो संतरा, केले, अंगूर आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं, जिनमें पार्थिनोकार्पी के द्वारा हम अनिषेक फल उत्पन्न कर लेते हैं। तो तीन प्रकार के फल होते हैं। सत्य फल जिसमें केवल अंडाशय भाग लेता है, अधिकांश फल इसके एग्जाम्पल है। कूट फल यानी कि सूडियो फ्रूट जिसमें अंडाशय के साथ कोई अन्य पार्ट भी भाग लेता है, इसके एग्जाम्पल सेब, नाशपाती, जैसे सेब में पुष्पाशन भाग लेता है। इसके बाद जो तीसरे फल है अनिषेक फल, जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पार्थिनोकार्पी, हमने अभी पढ़ ही ली है। इसके बाद हमें पढ़ना है असंजनन। असंजनन यानी कि एपोमिक्सिस, इसकी खोज विंकलर ने की थी। असंजनन यानी कि एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि असंजनन यानी कि एपोमिक्सिस में लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन हो जाता है, अर्थात लैंगिक जनन की जगह अलैंगिक जनन होने लगता है। तो असंजनन एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? जो एक ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें
बीजों का निर्माण होता है सामान्यतः अलैंगिक जनन में बीजों का निर्माण नहीं होता और ये बिना निषेचन के होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि बिना अलैंगिक जनन की वह विधि जो लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करती है और जो बिना निषेचन के द्वारा बीजों का निर्माण करती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। लैंगिक जनन प्रतिस्थापित होता है। दोबारा से समझिए कि अलैंगिक जनन की वह विधि जो लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन करती है और बिना निषेचन के बीजों का निर्माण करती है, क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस कहलाती है। तो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि आप एपोमिक्सिस से क्या समझते हैं और एपोमिक्सिस का महत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा कि एपोमिक्सिस क्या होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यही कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन होता है, यानी कि वो मिमिक कर देता है उसकी जगह, और जिसमें बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है। अब इसका जो महत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो किसान हाइब्रिड सीड्स बोते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, जो संकर बीज होते हैं, हाइब्रिड्स होते हैं। हाइब्रिड दो अलग अलग जीनोटाइप के पौधों को या जीवों को मिलाकर बनाए जाते हैं। दो अलग अलग जीनोटाइप्स के क्रॉस से बनाए जाते हैं। और हाइब्रिड सीड जो होते हैं या हाइब्रिड पौधे जो होते हैं, संकर पौधे जो होते हैं, वो अपने दोनों जनकों से अच्छे होते हैं। उनकी जो क्वालिटी होती है, उनके जो गुण होते हैं, वो अपने दोनों ही जनकों से बेहतर होते हैं। और इनकी जो बेहतर होने की जो ये घटना होती है, इसे हम संकर ओज यानी कि हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। तो संकर बीज से जो पादप प्राप्त होते हैं, उनकी जो गुण होते हैं, वो क्वालिटी जो होती है, वो दोनों पूर्वजों से अच्छी होती है। लेकिन इनमें दो कमी है। क्या? एक तो ये कीमती होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं ये। दूसरा, इसमें कमी क्या होती है कि जब ये संकर बीज से पादप बनेंगे और इस पादप में बीज बनेंगे, और जब हम इन बीजों को बोते हैं, यानी कि बोकर पादप बनाते हैं, तो बोकर पादप बनाते समय अब इस जो नए पादप बने हैं, जो संकर पादप से बीज प्राप्त हुए हैं, उन बीज से जो पादप बनते हैं, उनके अंदर इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी जो गुण होती है, वो धीमे धीमे घटने लगते हैं। अर्थात जो पहले हाइब्रिड सीड्स में गुण थे, अब इन पादपों में कम हो जाएंगे। इनसे फिर अगर बीज प्राप्त करेंगे, फिर इनसे पादप बनाएंगे, इनमें क्वालिटी और कम हो जाएगी। इसके बाद इनसे फिर बीज प्राप्त करेंगे अगर, और फिर इनसे पादप प्राप्त करेंगे, तो जब भी पादप बनाते चले जाएंगे, इनकी क्वालिटी कम होती चली जाएगी। तो इसमें दो खामियां होती हैं कि ये महंगे होते हैं एक तो, इसीलिए किसान इसको हर बार खरीदना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसी पादपों से बीजों को ग्रो करा के नए पादप बनाएगा तो उसमें पादप के वो गुण उसको दिखाई नहीं देने के। इसकी अगर ये कमी दूर हो जाए, क्या कमी दूर हो जाए कि जो ये पादप बन रहे हैं, इनसे जो बीज बन रहे हैं, ये जो पादप है, अगर ये एपोमिक्टिक हो जाए। एपोमिक्टिक का मतलब ये अब एपोमिक्सिस प्रदर्शित करने लगे, तो क्या होगा? क्योंकि एपोमिक्टिक क्या होती है? अलैंगिक जनन है। और ये अलैंगिक जनन में हमेशा क्या होता है कि जो नए पादप बनते हैं, वो हमेशा अपने जनकों की कार्बन कॉपी होते हैं, अर्थात अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। उनकी क्वालिटी, उनका आकारिकी, उनका साइज, उनके जीनोटाइप सब समान होते हैं। तो इसीलिए अलैंगिक जनन में अगर ये जो पादप है, जो ये हाइब्रिड सीड है, यानी कि जो हाइब्रिड पौधे हैं, और ये अगर एपोमिक्टिक हो जाए, तो यानी कि ये एपोमिक्सिस शो करने लगे, तो इनसे जो बीज बनेंगे और बीज से जो ये पादप बनेंगे, वो बिल्कुल इन जैसे होंगे। इसीलिए
हर बार इनको बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो बहुत महंगे होते हैं। जो ये पादप ग्रो कराएंगे वही इनको नया जो बीज देंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे पादप बनाएंगे जैसे हाइब्रिड पादप थे। तो इससे इन्हें फायदा क्या होगा कि ये बार बार इनको महंगे बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, और जब भी ये उन पादपों से बीज प्राप्त करके नए पादप विकसित कराएंगे तो उनकी जो गुण होगा, उनकी जो क्वालिटी होगी वो अपने जनक जैसी होगी। जनक जैसी क्यों होगी? क्योंकि ये अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में हमेशा जो पादप बनते हैं वो अपने जनक जैसे होते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी होती है, सेम टू सेम होते हैं, इसीलिए इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो लास्ट टॉपिक है इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है बहु भ्रूणता, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से पता चल रहा है बहु माने बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूण, पॉली माने बहुत सारे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसमें अनेक भ्रूण बनेंगे। सामान्यतः एक बीजांड में एक भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी कुछ पादपों में एक बीजांड से, एक बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण बन जाते हैं। तो इस घटना को, जिसके अंदर एक भ्रूण के, एक बीजांड के अंदर अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। इस बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एवी लीवेनहॉक ने 1717 में संतरे में की थी। बहुभ्रूणता सामान्यतः जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादपों में पाई जाती है, और आवर्त बीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म्स में यह अनुपस्थित होती है। लेकिन फिर भी अनेक पादपों जैसे संतरा और आम आदि पादपों में यह पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता का मतलब क्या है? कि एक ऐसी घटना, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज किसने की, और बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल क्या है, और इसमें किस किस पादपों में यह पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता का मतलब क्या है? सामान्यतः एक बीजांड के अंदर एक भ्रूण होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पादपों में एक बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण बन जाते हैं। तो जब एक बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण बनते हैं तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता, यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी कि बहुभ्रूणता वह घटना है जिसमें एक बीजांड के अंदर अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। इसकी खोज एवी लीवेनहॉक ने 1717 में संतरे में की थी। बहुभ्रूणता सामान्यतः जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी पादपों में पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी पादपों में भी ये पाई जाती है। अब जो हम कल लेक्चर लेंगे वो हमारा जो चैप्टर होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, और उसमें हम जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दूसरा मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन टॉपिक्स को आप पहले से पढ़ के रखें जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में वो कौन कौन से प्रश्न इसके अंदर से पूछता है। तो आप इसको पढ़ के रखें और इसको आसानी से जिसमें आपको समझ में आ जाए। कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।